15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी बलिया जनपद के हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत होते हुए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जिस नाम को निर्वाचित घोषित किया, ये कोई किसी एक के मन की इच्छा नहीं थी कि संजय मिश्र जी को अध्यक्ष बनाया जाए, वरन जनपद के सभी कार्यकर्ताओं की ये भावना थी कि संजय मिश्रा ऐसा कार्यकर्ता जिसके बारे में जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है और कार्यकर्ता की जो भावना होती है, जो कार्यकर्ता भाव होता है, कार्यकर्ता के लिए कोई काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। हम सभी ने संजय मिश्र जी को बहुत समीप से देखा है। जब मैं छात्र राजनीति में था तो आप बजरंग दल के संयोजक थे। अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते थे। जब 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अनेकों हिंदू विरोधी कार्य जो सरकार के द्वारा किए जाते थे, संजय मिश्र जी पूरे नगर में, पूरे जिले में उसके विरुद्ध में जो आंदोलन चलाते थे, हम लोग उसमें सहायक बनते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व संजय मिश्र जी को दिया, उसको आपने जिस तरीके से निभाया, उसी की सुगंध पूरे जिले में गई और हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के नेताओं को, जनपद के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी में निर्वाचन की प्रक्रिया है और संजय मिश्र जी निर्वाचित अध्यक्ष हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया में पार्टी ने लगभग 2 महीने तक विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न लोगों के माध्यमों से, विभिन्न स्तरों से सभी की राय लिया, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, मंडल स्तर का हो, जिले स्तर का हो, सभी की राय से सर्वानुमति जो बनी। यद्यपि पहले से ऐसा था, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि विगत 4 मार्च को जब मैं प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी से मिलने के लिए गया, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के लोग बैठे हुए थे। मुझे वहां पर जाने पर माननीय धर्मपाल जी ने कहा, सबके सामने ये कहा कि बोले कि आप लोगों ने ऐसा काम किया कि हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। और सभी कार्यकर्ताओं से कहा जो वहां बैठे हुए थे, आगरा के लोग थे, कुछ हाथरस के लोग आए हुए थे, गाजियाबाद के लोग थे, संत कबीर नगर के लोग थे, सबके बीच में माननीय धर्मपाल जी ने कहा, तो वो लोग बोले कहाँ का? तो वो बोले बलिया जिले के। सभी ने मिलकर के सर्वसम्मत से एक नाम दे दिया है, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं, हमारा बीपी शुगर बढ़ ही नहीं रहा है। मर्यादा होती है, किंतु मैं वहां से निकलने के तुरंत बाद फोन किया। पहले ही मैं कहा था, लेकिन पहले से ही मैं बधाई दे रहा था, लेकिन उस दिन ऑफिशियली हमने कहा भाई मैं एक बहुत प्रमुख व्यक्ति से मिलकर के निकला हूं और सब कुछ तय हो गया है, घोषणा जिस दिन होगी, परेशान न होइए, होली के पहले, होली के बाद आप ही का होगा और बधाई आप ले लीजिए। तो एक ऐसा वातावरण बना हुआ है। वास्तव में 23 मार्च को संजय मिश्र जब लखनऊ से चले और बलिया कार्यालय तक आए, लगभग 1 लाख लोगों ने स्वागत किया। सैकड़ों स्थानों पर अगर मिनिमम 100 लोग भी आप जोड़े तो 1 लाख लोग हो जाते हैं और हम लोग 100 तो बहुत कम कर रहे हैं। वहां एक्सप्रेसवे पर हम लोग जब लखनऊ से चले सुबह 6 बजे, तो 6 बजे सवेरे ही सैकड़ों लोगों ने स्वागत वहीं किया और वहां से चलते हुए रास्ते में बलिया गाजीपुर बॉर्डर के पहले से लोग नीचे चले गए, क्योंकि एक जो कार्यकर्ता का भाव होता है, संजय मिश्र जी अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए तो सभी कार्यकर्ताओं को जनपद के लगा कि हम अध्यक्ष हो गए हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। संजय मिश्र जी कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, सुने होंगे, सोशल मीडिया में चला के झाड़ू लगाने वाला, कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला कार्यकर्ता अध्यक्ष हो गया।
तो ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। जब ये जिले के महामंत्री थे, विनोद दुबे जी अध्यक्ष थे, तो जिला कार्यालय जो डीडी कार्यालय चौराहे का पुराना कार्यालय, वही कार्यालय उस समय था। संजय मिश्र जी सवेरे 8 बजे ही वहां आ जाते थे। अब अगर बैठक है 11 बजे से 10 बजे से, तो महामंत्री की जिम्मेदारी होती है सूचना भी करना, और जो सूचित किए गए जब वो आएंगे तो उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था रहे, सब कुछ रहे। तो उस समय अगर कर्मचारी नहीं है तो हम लोगों ने भी देखा है कि संजय मिश्र जी स्वयं उस कार्यालय में झाड़ू लगा करके और किसी कार्यकर्ता के जगह से बड़ी जाति उठा करके और बैठक की व्यवस्थाओं को करते थे। वो जो भाव कार्यकर्ता का होता है ये यूं ही नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी बनी ही चाहते कि हमारी विशिष्ट कार्य पद्धति है, हमारी कार्यकर्ता निर्माण की विशेष पद्धति है, और उसी से ऐसे कार्यकर्ता निकल करके आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जिन बड़े सिद्धांतों के लिए, बड़े आदर्शों के लिए, बड़े लक्ष्यों के लिए कार्य कर रही है, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करते हुए कि हमारे जिलाध्यक्ष जी को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जसरा वो जाना है, प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, हमें तुरंत जिलाध्यक्ष जी को विदाई भी करना है, उनको सुनना भी है। लेकिन मैं कुछ आग्रह आपसे करना चाहूंगा कि हम सभी इस युग में जी रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कुछ योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी पाठक जी ने जिसकी चर्चा की वक्त के बारे में, एक विपक्षी कोई आपके सामने एक तर्क नहीं रख सकता है कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए। अभी अभी बहुत दूर नहीं, बिहार में पटना के गोविंदपुर गांव को वक्फ ने बोर्ड लगा दिया। 1910 से वहां पर रह रहे लोग, 95% हिंदू हैं, बोर्ड लगा दिया वक्फ ने कि घर खाली करो, मकान खाली करो, हमारा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी के सभी क्या बोल रहे हैं? जो बात पाठक जी ने बोला केवल एक बात है, ये वक्फ बना हुआ है, पूरे देश में जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं उससे साल भर में 2000 करोड़ की कमाई हो सकती है। वक्फ का मतलब होता है जो जमीन, जो जायदाद, जो संपत्ति अल्लाह के नाम कर दी गई वो अल्लाह की हो जाती है, फिर कभी न बेची जा सकती है, न किसी को लीज में दी जा सकती है। लेकिन जितने आपको बड़े बड़े मुस्लिम नेता मौलाना दिखाई दे रहे हैं, सभी ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। जामा मस्जिद में कितनी दुकानें हैं, उनके किराए का लगभग 50 लाख महीने का होता है, लेकिन कोई 5000 से अधिक का कोई हिसाब किताब वहां पर नहीं है। बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बना दिया सारी जमीनों को। तमिलनाडु में एक गांव में हमारा हिंदू मंदिर है 1500 साल पुराना, वहां पर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया कि ये हमारा है, खाली करो। अरे भाई, 1400 साल पहले तो इस्लाम आया, उसके पहले का हमारा ये मंदिर, हमारे हिंदू, हमारा गांव। लेकिन वो दावा, ये निर्लज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे ये एक तर्क नहीं दे पाएंगे कि पिछले 1954 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अंग्रेजों ने समाप्त किया हुआ था, लेकिन ये मुस्लिम परस्ती में इतने तल्लीन थे पंडित नेहरू, 1954 में वक्फ की जरूरत उनको महसूस हुई और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अवधारणा लाए। 64 में काउंसिल बना दिया, 95 में नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार ने इसको और ताकत दिया और सर्वाधिक पाप किया डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया की सरकार ने 2013 में। 2014 का जो चुनाव आने वाला था, चुनाव के 2 महीना पहले, नोटिफिकेशन होने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के लुटियन चोर की 123 संपत्तियों को वक्फ के नाम कर दिया। और क्या कहते हैं वक्फ वाले, अगर आकर के चनाड़ी गांव में रमेश पांडे की जमीन को बोल दे कि हमारी जमीन है, राकेश ठाकुर यहाँ घूम रहे हैं, सहोदरा की आके बोल दे कि हमारी जमीन है, तो आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी कागज पत्र है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो वक्फ का मालिक है वही ट्रिब्यूनल का मालिक है। अब आपको ये साबित करना है कि ये जमीन हमारी है, उनको तो आपकी बात सुनी ही नहीं है। किसी भी प्रदेश में, किसी जिले में जमीन का मालिक कौन होता है? जमीन की देखभाल रिकॉर्ड किसके पास होता है? कलेक्टर के पास होता है। ये जिलाधिकारी, राजस्व विभाग की व्यवस्था है कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं
हमारे घर की, हमारे खेत की, हमारे मकान की जो भी रिकॉर्ड है सब जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर के पास होता है। लेकिन वक्फ वाले जहां हाथ रख दिए, आप कहीं कोई अपील नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या अमेंडमेंट किया? भारतीय जनता पार्टी ने केवल इतना कहा कि भाई अगर वक्फ ने कहा कि ये राकेश ठाकुर आपकी जमीन नहीं हमारी जमीन है, तो राकेश ठाकुर जिलाधिकारी के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके मूल्य विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं कि नहीं, राकेश ठाकुर की जमीन को जब बोल दिया वक्फ वाले ने कुश्ती हो गई, तो राकेश ठाकुर अपने घर परिवार को लेके अपने खेत को खाली करके वक्फ के सामने झुक गया, बोलते हाँ तुम्हारी जमीन है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाली, वो क्या बोल रही है कि राकेश ठाकुर जी जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे, वहां नहीं हुई तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, अगर वहां से भी दिक्कत हुई हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, दिल्ली की लूटी अनसोनगी, अगर कोई मुसलमान भी है, कोई मुसलमान भी अगर रह रहा है सहोदरा में, सारस पाली, मोगलेपुरा में, और वो गया 4 महीने के लिए दिल्ली कमाने के लिए, तो वक्त वाले अगर उसकी जमीन को बोल दे कि हमारी जमीन है, वहां पर कोई दरगाह का कोई मजार बनाने वो व्यक्ति आएगा तो सब बोलेंगे कि वक्त की हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने क्या तय किया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, इस तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां हम नहीं चलने देंगे। वक्त जिसकी जमीन है, अगर ये गमछा मेरा है तो मैं ही इसको दान कर सकता हूँ, इसको हमारे कंधे से छीन के ये दान नहीं कर सकते हैं। जिसके नाम पर जमीन है, जो संपत्ति, और वक्फ जो अरबी भाषा से आया, इसका मतलब क्या होता है? ठहरना। मतलब जो जिस चीज के लिए दान किया, अगर किसी मुस्लिम ने कोई जमीन दान किया कि यहाँ पर ईदगाह बनाएंगे, तो वो ईदगाह ही बनेगा, वहां पर कोई दुकान बना करके किराया नहीं वसूला जाएगा। लेकिन फिर भी ये कल आप लोगों ने सदन की कार्रवाई को देखा होगा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग, और ये देश में 2 प्रकार के मुसलमान हैं। एक वो जो कहते हैं कि हम बाबर के, वो जो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, जिनको हम अशरफ वर्ग का बोलते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों में फॉरवर्ड क्लास का बोलते हैं, सवाल बोलते हैं। ये जो मौलानाएं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चाहे महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, ये सबके सब बड़े बड़े जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। ये आजम खान ने कितनी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था? हैदराबाद में वैसी है, वहां पर मॉल बनवाया हुआ है, उसका किराया वसूली कर रहा है। ये लिखा हुआ है कि जो नाम अल्लाह के नाम हो गई जमीन उसको बेच नहीं सकते। अकेले केवल महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में 70,000 वर्ग एकड़ जमीन वक्फ की बेच डाला, वहां के वक्फ के जो मालिक बने हुए थे। देश भर में एक नंगा नाच वक्फ के द्वारा हो जा रहा था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक तर्क अखिलेश यादव नहीं दे पाए, हमें बड़ा अफसोस होता है। ये कांग्रेस वाले, ये राहुल गांधी हर समय आपको रोते हुए मिलते हैं, केवल झूठ बोलना, केवल मक्कारी करना, हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सदन में जब किसी भी बिल पर, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो चर्चा की शुरुआत उस सदन के विपक्ष का नेता करता है, और विपक्ष के नेता को, जैसे नेता सदन को किसी समय सीमा में नहीं बांधा जाता है, उसी प्रकार से विपक्ष के नेता पर ही, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विपक्ष का नेता खड़ा होकर के जब बोलता है तो सभापति अथवा अध्यक्ष उसको रोक नहीं सकते हैं। वो चाहे 2 घंटा बोले, चाहे 4 घंटा बोले। उसी तरीके से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे जितने घंटे बोले, उनको रोका नहीं जा सकता है। शेष अन्य दलों का समय तय होता है। दलों की जितना सदस्य संख्या होती है उस अनुपात में उनका समय तय रहता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इतना हो हल्ला मचाई थी। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए, ये राहुल गांधी नेता विपक्ष है, इतने बड़े इशू पर
जिस पर कह रहे थे कि खून की नदियां बहा देंगे, हम कुर्बानी देंगे, एक सदन में खड़ा होकर भाषण भी नहीं दिए, जो उनके लिए अवसर था राहुल गांधी के लिए, जहां पर उनको कोई रोक नहीं सकता था। अखिलेश यादव खड़ा हुए तो क्या बोले, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। आप वक्त बिल पर बोल रहे हैं, किसी विषय पर मैंने आज तक अखिलेश यादव को किसी विषय पर केवल ये टॉन्ट मारते हैं, एक एक आधे आधे लाइन का, जैसे कि रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, वैसे केवल टॉन्ट मारते हैं। कोई आज तक एक 4-5 लाइन का कोई पैराग्राफ, कोई स्टेटमेंट अखिलेश यादव का नहीं आया। अभी आए वक्त बोलने पर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हंसुआ के बिया खुरपा के गीत, उसी तरीके से खड़े हुए सदन में क्या बात करने लगे, बात करने लगे कुंभ का, बात करने लगे नोटबंदी का, बात करने लगे कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी अध्यक्ष नहीं पहुंच पा रही है। अरे सूख तो सूख, चालन भी हंसे। आप कैसे चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष के बारे में? 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, 2016 तक केवल और केवल आपके पिताजी मुलायम सिंह अध्यक्ष रहे, और आपको औरंगजेब से प्रेरणा पाते अखिलेश यादव जी। इसीलिए औरंगजेब की जीवनी से इतना प्रभावित हुए कि जैसा औरंगजेब ने शाहजहां को गद्दी से हटा के गद्दी पर बैठा, वैसे ही आप भी औरंगजेब का अनुकरण करते हुए मुलायम सिंह यादव को जैसे समाजवादी पार्टी गद्दी से अध्यक्ष से हटा करके खुद बैठे, ठीक उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव गए थे चुनाव आयोग में, ये हमारी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव गए थे हमारी समाजवादी पार्टी है। अब 2016 से आज तक अखिलेश यादव अध्यक्ष अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मारपीट के, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 साल में एक नैसर्गिक प्रक्रिया से, एक ऑर्गेनिक तरीके से हमारे अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। अखिलेश यादव का अच्छा जवाब दिया हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने। आप क्या बात कर रहे हैं, चाहिए आप अभी 25 साल पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। पता है उस पार्टी में उन्हीं को अध्यक्ष रहना है। जैसे 1997 में बनी थी राष्ट्रीय जनता दल, आज तक लालू यादव ही अध्यक्ष हैं। जेल गए तो भी बोल नहीं पा रहे, तो भी चल नहीं पा रहे, तो भी सही बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं मानवो कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी के सुझाव से भारत के सांस्कृतिक गौरव के लिए, भारत के जन जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोगों को भी मोदी और योगी जी के तरह ही अपने को हृदय से संकल्पित रखना पड़ेगा अपने सिद्धांतों के लिए। हमारे अध्यक्ष जी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ अध्यक्ष जी ऐसे भी कार्यकर्ता जिले में बहुत हैं जो जब से वयस्क हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हमारे विचार परिवार कार्यकर्ता हैं, वो विचारों के लिए समर्पित हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे ही बहुत लोग हैं जो 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो समाजवादी पार्टी में थे। 2007 से 12 मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो बसपा में थे। 2012 से 17 अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो सपा में थे। 17 से भाजपा सरकार में आई तो आज वो भाजपा में है। तो ये जो भौतिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है उनको वैचारिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हम सभी लोग किसी एक जाट परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने हमको 1000 वर्ष का आगे का जो लक्ष्य दिया है, ये जो आजादी के 75 वर्ष बीते हैं, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। देश का दुर्भाग्य रहा नेहरू का और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना। हमारे जो सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक चिन्ह थे, जो हमारे देश के नायक थे, सभी को अपमानित करना, सुनियोजित तरीके से वामपंथी इतिहासकारों के से इतिहास लिखवाना, भारत के मूल अस्मिता को चोटिल करना, भारत के मूल स्वाभिमान को तिरोहित करना, ये कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, वामपंथियों का ये एक बहुत बड़ा मिशन चलता रहा है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हमको और आपको जो वो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहना है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, जो संजय मिश्र जी ने संकल्प लिया है,
हमारे लिए सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। और इसलिए दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी आती है। स्वयं का स्थान सबसे बाद में आता है। हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं, व्यक्तिगत आकांक्षाएं वहीं समाप्त हो जाती है जहां पार्टी का सम्मान आता है, और पार्टी की सीमा वहीं पर रुकती है जहां राष्ट्र का गौरव सामने आता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पार्टी को बनाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये करके दिखाया है। और उन्हीं लोगों के सारे विचारों को, भावों को अपने हृदय में लेकर के मोदी जी और योगी जी आज संघर्ष करते हुए लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नेता के साथ, अपने पार्टी के विचार के साथ, और माननीय संजय मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी बलिया के जिलाध्यक्ष निर्वाचित किए गए, सभी कार्यकर्ताओं की हमारी जिम्मेदारी है कि संगठन के अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा उसका हम सभी अक्षरशः पालन करेंगे। और किसी भी पार्टी की ताकत केवल और केवल उसके निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या से तय होती है। केरल में अगर हमारा एक सांसद हुआ है त्रिशूर से, सुरेश गोपी, तो हमें गर्व है कि एक हमारा सांसद हो गया, केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। लेकिन अभी तमिलनाडु में नहीं हो पाया। कार्यकर्ता हमारे बहुत हैं, अन्नामलाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ चुनौतियां हैं। राजनीति में पार्टी बनती है चुनाव जीतने के लिए, और हम कार्यकर्ता बनते ही हैं पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। तो हमारे मन में आज से केवल एक संकल्प रहना चाहिए, हमारा अपना कोई निजी एजेंडा नहीं, केवल जो पार्टी का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है। और हम सभी लोग अपने जिलाध्यक्ष माननीय संजय मिश्र जी को ये विश्वास दिलाएं, समय बीतने में समय नहीं है, 2027 आने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। 2027 में बलिया जनपद की 7 विधानसभाओं की सीटों पर हम लोग प्रचंड बहुमत से कमल को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। संजय मिश्र जी को नेतृत्व में जिस भाव से अध्यक्ष बनाया है, उस भाव का हम सम्मान करते हुए संजय मिश्र जी को, भाजपा को मजबूती देंगे। मैं अपने अध्यक्ष जी का यहाँ पधारने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीयतापूर्ण उनका माला, उनका स्वागत स्वीकार करने के लिए मैं अध्यक्ष जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। हम लोगों ने 4 बजे की सूचना किया था, लेकिन सुबह अध्यक्ष से 1 बजे दिन में बात हुई। प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम है, आपको सुदूर रेलवे रोड जाना है। मैंने आग्रह किया कि आप समय से 4 बजे के पहले भी आएंगे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। 4 बजे की सूचना तो है, लेकिन उसके पहले ही सारे लोग आ जाएंगे और सब लोग आ भी गए। आप भी समय से आए। मैं अनुरोध करूंगा कि आप हम सभी को भी कुछ संदेश देंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो विरासत बलिया जनपद में भी हमारे 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बलिया में बनी, पंडित केशव देव उपाध्याय जी, पंडित कृष्ण शंकर पांडे जी, शिवभूषण तिवारी जी, जय नारायण पांडे जी, डॉक्टर संग्राम भूषण मिश्र जी, श्री स्वर्गीय परमात्मानंद तिवारी जी, शेषमणि राय जी, ब्रजनारायण राय जी, उपेन्द्र तिवारी जी, देवेंद्र यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, विनोद दुबे जी, जयप्रकाश साहू जी, संजय यादव जी, और उसके बाद आज आपको अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलिया जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया है, उसी भाव को पूरे ऊपर तक संदेश जाना चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के आपके नेतृत्व में बलिया में आगामी जो भी चुनाव होंगे, वो चुनाव में बलिया जनपद का रिकॉर्ड विजय का 100% रहेगा। आपके सम्मान में हम सभी को आज यही संकल्प लेना है। बहुत धन्यवाद। भारत माता की।